तो क्विज है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। टोटल 9 क्वेश्चन है, पहले इनको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, इसके बाद में आप लोगों को मैं आंसर बताऊंगा, मैच करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया यहाँ पर एक प्लांट के बारे में, उसको बोला गया कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा क्योंकि बाहर की जो प्रजाति होती है, एक्सोटिक होता है एक तरीके से, बाहर की जो प्रजाति होती है वो काफी इंपैक्ट डालती हैं, तो ये 12 साल में एक बार इसमें फूल आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तो ये नाम क्या है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो नाम है ये सेम यहां पर भी आएगा, इस जो पौधे का नाम बात की जा रही है ये किस फॉरेस्ट एरिया में नॉर्मली वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जा रही है, नेपाल में हमारी कंट्री की एक एक्टर्स हैं जिनको अभी रिसेंटली गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है टूरिज्म और कल्चर के लिए, तो 4 साल के लिए यहां पर ये इनका टाइम पीरियड रहने वाला है। तो इन पर्सनैलिटी का नाम क्या है। नेपाल के द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया है कौन से ईयर को, ये आप लोग बोल सकते हैं 19, 20, 20, 21 या 22 एज ए विजिट नेपाल ईयर, यानी कि इस टाइम पर आप लोगों को नेपाल विजिट करना है, इसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट की तरीके से डेवलप करने की बात की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि लगभग 2 मिलियन का मतलब, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 2 मिलियन हो गया 20 लाख के करीब बोला जा रहा है कि लोग यहां पर आने वाले हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, यहां पर यह बोला जा रहा है अभी रिसेंटली 100th ईयर सेलिब्रेट किए गए ये बैटल ऑफ, तो इस बैटल का नाम क्या था जो कि 1918 में देखने को मिली थी। ये इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल की एक सिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जब यहां पर ये बैटल लड़ी गई थी, हमारी कंट्री के मैसूर, जोधपुर और एक और एरिया के लोग यहां पर पार्टिसिपेट करने गए थे, तो आप लोगों को उसका भी नाम बताना है। तो टोटल मिलाकर ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये जो थी यहां पर इसका नाम था अमिताभ रॉय कमेटी। ये किस चीज में रिफॉर्म लाने के लिए यहां पर ये बनाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको पीएम किसान बोलते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में, ये यहां पर कहां से, उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी से ये प्रोग्राम इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहां पर नेशनल वॉर मेमोरियल हमारी कंट्री में कौन सी सिटी में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जहां पर ये खासकर उन लोगों के आप लोगों को यहां पर रिलेटेड लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि आजादी के बाद में हमारी कंट्री में जिनकी जान गई है सिपाहियों की, खासकर अपनी देश की सेवा करते हुए। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये क्वेश्चन बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक कॉर्पोरेशन यहां पर देखने को मिला जो कि आउटर स्पेस को कैसे पीसफुली हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि स्पेस को कैसे हम लोग मिलकर अच्छे से यूज कर सकते हैं बिना किसी एग्रेशन के। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिएगा। और कहने के लिए 9 क्वेश्चन है यहां पर, वैसे आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे इसके अंदर, इसी तरीके से यहां पर भी, तो आप लोग इसी तरीके से अपना काउंट कर सकते हैं कितना स्कोर रहा। एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया यहां पर, ये है नील कुरिंजी, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इसका, यह है नील कुरिंजी। ये प्लांट है जिसमें 12 साल में एक बार फूल आता है, ठीक है, तो इसको सेव करने की बात की जा रही है। और ये जो पौधे यहाँ पर फूल है, ये जो प्लांट है जो यहाँ पर ये 16 फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, ठीक है। बात की जा रही है नेपाल के बारे में, तो जयप्रदा यहाँ पर गुडविल एम्बेसडर इनकी बनाई गई है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, और अच्छे से टूरिस्ट जो स्पॉट्स को डेवलप करने के लिए। नेपाल के द्वारा 2020 को विजिट नेपाल ईयर डिक्लेयर किया गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यह बैटल ऑफ हाइफा, ये 1918 में लड़ी गई, मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर की जो यहां हमारी कंट्री के जो सोल्जर थे उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और ये इजराइल के अंदर है। एक बार आप लोग देख लीजिए, कनेक्ट कर पाएंगे। ये यहां पर हाइफा आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये हाइफा देख सकते हैं। जब इसको आप लोग जूम आउट करेंगे तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग समझ पाएंगे कौन सा पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये है इजराइल के अंदर। इधर आएंगे तो हमारा कंट्री कहां पर है, ये है हमारा प्यारा भारत, तो यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं कंपेयर कर। ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है जेल रिफॉर्म के बारे में। तो ये अमिताभ रॉय कमेटी जो थी जेल रिफॉर्म से रिलेटेड थी, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जेल में जहां 10 आदमी रखे जाने होते हैं वहां 100 आदमी है, जानवर जैसी कंडीशन वहां पर रहती है। क्योंकि जब तक किसी पर्सन के ऊपर ये कोर्ट में केस चलकर उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता कि हाँ ये एक तरीके से अपराधी है, तो उससे पहले तो कम से कम उसको इंसानियत के तरीके से रखो, उसके बाद भी इंसानों के तरीके से ही रखना है। सजा देना एक अलग बात है, इंसान को एक तरीके से जो सजा दी जा रही है जेल में रखने की, ये थोड़ा ना कि जेल में भी ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देगी वहां पर वो मर जाए घुट का, तो वो सही तरीका नहीं है। तो ये कई सारी कंट्री इसके लिए हमारी कंट्री को क्रिटिसाइज भी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, गोरखपुर के बारे में बात की जा रही है। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर प्रधानमंत्री पीएम किसान स्कीम लॉन्च की गई थी। नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर यहाँ पर रिसेंटली अभी बनाया गया है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। इंडोनेशिया के साथ में मिलकर हम लोग स्पेस में काम कर रहे हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पीसफुल पर्पज के लिए। ओके, आइए अब एक एक कर क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और डिटेल में। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एक एक कर। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है, ये क्वेश्चन नेम के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट। अगर मोटी मोटी भाषा में बोला जाए तो किसी के साथ में मिलना नहीं है, खासकर किसके साथ में,
कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन की बात की जा रही है, जब एक साइड में यूएसए हुआ करता था, एक साइड में यूएसएसआर, तो दोनों से अलग होकर चलना है। यानी कि जो नई कंट्री जो आजाद हुई थी आजादी के बाद में, तो वो ये ना चाहती थी कि अभी तो अंग्रेजों से आजाद हुए, अभी पता चला किसी और के कंट्रोल में आ गए, तो दोनों को अलग अलग चलना था। नॉन अलाइंग मूवमेंट की बात की जा रही है, जिसको नेम बोला जाता था। अभी रिसेंटली जो इसकी मीटिंग हुई वेनेजुला में हुई, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर बोला जा रहा है जो इसकी थीम थी ये था प्रमोशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पीस थ्रू द रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉज। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से शांति का समर्थन करना है और मिलकर काम करना है। दूसरा बोला गया कि इसको जो फाउंड किया गया था नेम को, ये 1860 में बलग्रेड में यहां पर ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, यहां पर इसको फाउंड किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट है यहां पर कि जो पॉलिसी है नॉन अलाइंग मूवमेंट की, वो बेस है पंचशील प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि डायरेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कंडक्ट। तो तीसरी स्टेटमेंट ये है। तो कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3 ओनली, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोग बताइए। जो सही आंसर होगा इसका ये होगा सी, ये सॉरी सी यहां पर 1 and 3, क्योंकि यहां पर ये जो गलत बोल दिया गया, मैंने अभी आप लोग कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन की बात की। कोल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था मेनली स्टार्ट हुआ था ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद में यहां पर ये स्टार्ट हुआ। मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो आप लोगों को जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो है यहां पर बनाया गया था 1961 में। तो जो 1960 ये यहां पर 1860 बोला गया, ये गलत है, यहां पर ये 1961 है, ठीक है। बाकी जो पंचशील प्रिंसिपल का यहां पर जिक्र किया गया है, ये पंचशील प्रिंसिपल है कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की सोवरेनिटी को हर्ट नहीं करना है, दूसरे के इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करना है, सामने वाले की चीजों को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट में काम करना है, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है, पड़ोसी है तो उसके साथ में अच्छे से मिलकर काम करना है। तो ये पंचशील प्रिंसिपल यहां पर दिए गए थे, तो उसके बेस पर काम करने की बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पंचशील के बारे में है। पंचशील के बारे में मैंने भी आप लोगों को सारी बातें बताई कि क्या क्या चीजें यहाँ पर फॉलो की जानी है, तो उसके बेस पर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। पहला बोला गया कि इंडिया और चाइना के बीच में जो पंचशील के सिद्धांत थे, पंचशील मतलब 5 सिद्धांत, ठीक है। तो पंचशील 5 सिद्धांत जिसमें मिलजुल कर रहना है। पहला बोला गया कि दोनों को अडॉप्ट करना है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाजवादी एक पैटर्न आप लोगों को लेकर चलना है सोसाइटी का, कि ऐसी सोसाइटी होना चाहिए। दूसरा बोला गया म्यूचुअल रेस्पेक्ट यहां पर देनी पड़ेगी एक दूसरे की जो इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है, यानी कि अखंडता और संप्रभुता को एक दूसरे की यहां पर म्यूचुअल रेस्पेक्ट आप लोगों को देनी पड़ेगी। ओके। तीसरा बोला गया नॉन इंटरफेरेंस विद ईच अदर इंटरनल अफेयर, यानी कि दूसरे के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। चौथा बोला गया यहां पर कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि शांतिपूर्ण स्वभाव से एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना है। तो पूछा गया कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा पार्ट नहीं है सही आप लोग बताइए। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बेस पर कौन सा सही है। ये तीनों सही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी कंट्री में कैसा पैटर्न लेकर आ रहे हैं उसको थोड़ी ना उनसे मतलब है। बोला यहीगा कि एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। तो आंसर सही यहाँ पर ये है, नोट पूछा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात कर रहा है काला आजार के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात पूछी गई है। पहले बोला गया कि ये जो डिजीज है सेकंड लार्जेस्ट पैरासाइटिक किलर है, जो कि परजीवी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर में जूं हो जाती है, ठीक है, जानवरों के भी कई बार जूं हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये गंदगी की वजह से होती है मेनली। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इनको बोलते हैं परजीवी, दूसरे के ऊपर जिंदा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये डिजीज है जो कि वर्ल्ड में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा बोला गया यहाँ पर विसरियल लेमिनेसिस, ठीक है ना। तो ये इसके नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और काला आजार, ब्लैक फीवर या फिर दमदम फीवर, ये सारे आप लोगों को जो देखने को मिलते हैं मोस्ट सीवियर फॉर्म है यहाँ पर लिशमेनियासिस के। जो बोला जा रहा है कि प्रॉपर डायग्नोसिस न किया जाए तो हाई फर्टिलिटी का रीजन बनते हैं, यानी कि इसकी वजह से मृत्यु की दर भी बढ़ जाती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर ये वर्ल्ड में इंपैक्ट डालती है। उसी के साथ में यहाँ पर बोला गया है अभी रिसेंटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खासकर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये सारे लार्ज स्केल पर यहां पर इससे इंफेक्टेड यहां पर पाए जाते हैं। इसी के साथ में लगभग 10,000 में से लगभग अगर जान जाने की बात की जाए जो इंसिडेंट है यहां पर, तो वो भी लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि जो पर मान लीजिए बोला गया है कि जो पीपल सब कॉन्टिनेंट में 10,000 में से हर एक इंसान को ये काला आजार नॉर्मली मिल जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो आप लोगों को सारे जो सिम्टम्स हैं, वेट लॉस दिखता हुआ नजर आएगा, एनीमिया की बीमारी हो जाएगी, स्वेलिंग होने लगेगी, लीवर और स्पाइनल पे प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये तमाम है। इसके साथ में फीवर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा सिम्टम दिखे तो चेक कराइए। आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो पिक्चर आप लोगों को देख रही है तो ये यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। नाम है इसका क्राइसोमालोन स्क्वैम्फिम।
तो यहाँ पर ये एक तरीका प्राणी है जो कि नॉर्मली जो ओशन में पाया जाता है, इसी के बारे में स्टेटमेंट है। पहले बोला गया कि ये एक स्केली फुट स्नेल जो फाउंड पाया जाता है 3 स्पॉट इन इंडियन ओशन, यानी कि इस इंडियन ओशन में ये नॉर्मली 3 जगह पर पाया जाता है। दूसरा बोला गया कि ये जो IUCN की लिस्ट होती है उसमें क्रिटिकली वनरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ये 2 स्टेटमेंट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव, यानी इंडियन ओशन में पाया जाता है और क्रिटिकली वनरेबल है। तो आप लोगों को बताना है कि इंडियन ओशन में ही पाया जाता है ये, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? तो जो सही आंसर है इसका वो है ए, इंडियन ओशन में ही पाया जाता है। बेसिकली मडागास्कर वाला जो एरिया है, एक बार आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ये देखिए यहाँ पर मैप है आप लोगों के सामने, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से ये आप लोगों को मेडागास्कर देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है 3 लोकेशन पर यहाँ पर, और इसी के साथ में जो IUCN की लिस्ट में इसको ये रखा गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में। जुलाई 2018 में ही अभी रिसेंटली यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है, यहाँ पर ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, आंसर हो गया इसका ये। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछती है, ओके। बाकी वैसे नॉर्मल एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से ओशन में पाए जाते हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एक तरीके फिश तरीके से आप लोग इसको देखते हैं जैसे ओशन में रहने वाले जानवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और रिसेंटली कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को पार्लियामेंट में भी देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर बोला गया है कि जो गवर्नमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट एक तरीके से अपनी पावर ताकत का प्रदर्शन यहां पर कर सकती है, यानी कि एक तरीके से बोले आप लोग कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात की जाती है। तो यहां पर जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस होती है वो कंसेंसस यहां पर अपोजिशन के साथ में इसका देखने को मिलता है, ये बोला गया है। दूसरा बोला गया कि जो स्पीकर यहां पर रिफ्यूज कर सकता है कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया है बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया है नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर आप लोग यहां पर बताना है। तो आप लोग समझ सकते हैं पहली स्टेटमेंट में क्या गलती है कि यहां पर देखिए अगर फुल मेजोरिटी में यहां पर गवर्नमेंट है तो तभी वहां पर वो कॉन्फिडेंस मोशन उसकी आप लोगों को नजर आएगी। अपोजिशन का यहां पर इसमें अपोजिशन की सर्वसम्मति नहीं रहती, यहां पर अपनी खुद की पार्टी की सर्वसम्मति यहां पर रहती है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। आर्टिकल 75 हमारे संविधान में यहां पर ये स्पेसिफिकली जो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा की अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। तो लोकसभा में अगर कॉन्फिडेंस है उसके पास में फुल मेजोरिटी है तभी यहां पर वो कंटिन्यू काम कर पाएगी, वरना काम नहीं कर पाएगी। तो ये पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरा, स्पीकर क्या कर सकता है? रिफ्यूज कर सकता है और एडमिट कर सकता है। तो ये बिल्कुल पावर स्पीकर के हाथ में होती है कि वो चाहे तो इसको रिफ्यूज कर सकता है या फिर एडमिट कर सकता है। इसी के साथ में यहां पर अगर जो ये स्टार्ट करनी है उसके लिए जो नॉर्मली लगभग 50 जो कलीग हैं वहां पर लोकसभा में, अगर वो यहां पर इसको सपोर्ट करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो ही नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर इंट्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोग जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? यहां पर जो सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो गया इसका, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड सही है, तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। आगे चलते हैं। बिटकॉइन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर बोला जा रहा है कि नोट करेक्ट है? ये ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग, नोट करेक्ट पूछा गया है तो आप लोगों को सही आंसर यहां पर बताना है इससे रिलेटेड। बिटकॉइन यहां पर एक तरीके की वर्चुअल करेंसी होती है, तो उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है? पहले बोला गया बेसिकली जो यहां पर बिटकॉइन है ये एक तरीका कोड होता है कंप्यूटर का जो कि डिजिटली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ट्रेवल करता है, आज एक के पास में तो कल दूसरे के पास में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज का मान लीजिए मेरे पास में कोई 500 का नोट है आज मेरे पास में, हालांकि 1500 के यहां पर आप लोगों को देखने को मिले थे, अभी रिसेंटली नोट बंद किए गए थे तो तब से 1000 के तो बंद है पर 500 के चलने स्टार्ट हो गए। तो जो 500 का नोट है मान लीजिए मेरे पास में, कल को आप लोगों के पास में पहुंच गया तो वो आज मैं ओनर हूं, कल आप ओनर उसके हो जाएंगे। तो इसी तरीके से डिजिटल करेंसी की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट यहां पर दूसरा बोला जा रहा है? ये स्टार्ट की गई थी 2009 में एक एनोनिमस पर्सन के द्वारा, उसका नाम नहीं पता है किसी को। बेसिकली जो नाम यहां पर रखा गया है वो है सतोशी नाकामोटो, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये है नाकामोटो। तो इस सतोशी नाकामोटो के नाम से यहां पर इसको एक तरीके से पब्लिक में रखा गया है। एक्चुअली रियल पर्सन कौन है उसका अब तक किसी को पता नहीं है। दूसरा बोला जा रहा है ट्रांजैक्शन यहां पर मेड किया जा सकता है एनोनिमसली, यानी कि गुमनाम तरीके से लेन देन किया जा सकता है, इसीलिए यहां पर इसके बारे में कई सारी बातें रहती हैं। दूसरा बोला गया नन ऑफ द अबव, कोई सी भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि सारी करेक्ट है। तो कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है इसका ये है डी, यानी कि सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कोई सी भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। ये करेंसी इसलिए हमारी कंट्री में भी रिसेंटली अभी न्यूज में है क्योंकि इसको हमारी कंट्री में कंट्रोल करने के लिए अभी बिल पास किया जा, बिल के लिए ड्राफ्ट अभी लाया गया है। बेसिकली होता क्या है, एक तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा बात यहां पर यह है जैसे आरबीआई का ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन करते हैं, एटीएम से करते हैं, निकालकर किसी को पैसा देकर आप लोग आते हैं तो पता रहता है कहां पर पैसा निकला, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन किया, जब तक वो बैंकिंग सिस्टम में है पैसा। यहां पर यह भी नहीं पता है कि किसके पास में कितना पैसा कैसे
कैसे कैसे कहां से इसको ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, कोई इसको देखने वाला ही नहीं है, कहां से पैसा हो गया। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, यूज क्या मिसयूज हो जाएगा वो तो इसलिए यहां पर बात आती है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा? तो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये एग्जाम में, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक तरीके से एक ऐसा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी है, तो ये जो तैयार किया जाता है ये किया जाता है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ठीक है, तो ये याद रखेगा। अच्छा, आईएमएफ की एक करेंसी है जिसको आप लोग बोलते हैं एसडीआर, उसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी फ्रीक्वेंटली कई बार आसानी से पूछ ले जाते हैं और पता भी होना चाहिए कि खुद की क्या करेंसी है आईएमएफ की, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं रिसेंटली अभी एग्जाम में, आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सी क्रॉप्स यहां पर देखने को मिलती है, कौन सा एक्सपोर्ट किस व्यापार किया जा रहा है पर्टिकुलर क्रॉप्स का। तो यहां पर बात की जा रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता होती थी उसमें कौन सी क्रॉप यहां पर उगाई जाती थी? बार्ले यानी कि जो, सुगर कैन यानी कि गन्ना, मस्टर्ड यानी कि सरसों, व्हीट यानी कि गेहूं। तो कौन सा सही है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2 ओनली, सी में, बी में बोला जा रहा है 1, 2 and 4 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1, 3 and 4 ओनली, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर यहां पर करेक्ट है? तो जो सही आंसर है इसका ये है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारी यहां पर क्रॉप उगाई जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और रीजन क्या है? क्योंकि इंडस रिवर के आसपास में सिविलाइजेशन थी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यहां पर पानी आसानी से अवेलेबल हो जाता था। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट यहां पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है और 2018 में यूपीएससी में पूछा गया है। बात की जा रही है संथाल अपराइजिंग के बारे में। संथाल अपराइजिंग यानी कि जो संथाल में जो विद्रोह हुआ था जब वो थम गया, उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए, ये है क्वेश्चन। पहला बोला गया कि क्रिएट किया गया यहां पर एक टेरिटरी जिसका नाम रखा गया संथाल परगनाज, ठीक है। दूसरा बोला गया कि यहां पर जो इलीगल बोला गया, अगर कोई संथाल ट्राइबल कम्युनिटी का एरिया है वो किसी को जमीन ट्रांसफर करता है नॉन संथाल को, तो इसको इलीगल करार दे दिया गया। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए ओनली बी, या यानी कि 1 ओनली, 2 ओनली, या फिर 1 और 2, या फिर कोई सी भी नहीं। तो ये आप लोगों को आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर है इसका ये सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। संथाल अपराइजिंग आप लोगों को 1855 में यहां पर ये देखने को मिली थी। बेसिक जो था, जो अंग्रेजों का रिवेन्यू सिस्टम था उसके खिलाफ यहां पर ये ऐसी अपराइजिंग देखने को मिलती थी। तो यहां पर खत्म होने के बाद में ये स्टेप इनके द्वारा उठाए गए इसको कंट्रोल करने के लिए। और आज की डेट में जो ये संथाल वाला रीजन है ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। तो आज के टाइम का झारखंड जो कि बिहार से 2000 में अलग करके पार्ट बनाया गया था उसकी बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में एक टर्म पूछा गया था रिसेंटली अभी, ये याद रखिएगा, इसको बोला गया है दिकू, DIKUS। तो डिकूज यहां पर किसको बोला जाता है? ये अगर आप लोगों से कोई पूछे कि डिकूज क्या है, तो ये थे आउटसाइडर यानी कि बाहर से आने वाले लोग पर्टिकुलर एरिया में। तो डिकूज बोला जाता था कि डिकूज को आप लोग लैंड ट्रांसफर नहीं करोगे या बेचोगे नहीं लैंड, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट यहां पर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी कौन सा था? यानी कि आर्थिक रूप से 19वीं सदी में यहां पर भारत में ब्रिटिश शासन के कौन सा परिणाम था? बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हैं इंक्रीज हो गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का। दूसरा बोला जा रहा है कि यहां पर ग्रोथ देखने लगा यहां पर इंडियन ओन फैक्ट्रीज, यानी कि हमारी कंट्री में फैक्ट्री आने लगी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर। कमर्शियलाइजेशन किया गया इंडियन एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट बोला गया कि यहां पर रैपिड इकोनॉमिक एंड अर्बन पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिली। रैपिड जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये 19th सेंचुरी में। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो सही आंसर इसका क्या है ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर है यहां पर इसका सी, ये है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने लगा, यानी कि वो एग्रीकल्चर उगाने के लिए बोली गई किसानों को जिससे उनको फायदा हो। जैसे आप लोग देखते हैं यहां पर जो नील की खेती की गई यहां पर, ठीक है ना, तो नील के लिए काफी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली। तो यहां पर की नील की खेती उगानी है आप लोगों को, उसकी वजह से यहां पर लोगों को खाने तक के लाले यहां पर पड़ गए उस टाइम पे। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनी उस टाइम पर। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? सी हो गया इसका आंसर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि व्यवसायीकरण यहां पर कृषि का किया गया उस टाइम पर।